पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये क्लास आप लोगों का अब रिवीजन क्लास है, क्योंकि आप सबको पता है एग्ज़ाम डेट दे के पीएनपी फिर टाल दी है नोटिस फिर, लेकिन अभी जो नोटिस आया है तो आप लोग का शायद आपके मार्च जो है ना, मार्च के थर्ड वीक में देखिए मैं क्लियरली नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए पीएनपी जो है ना, आपका पीएनपी का रूल चेंज होता रहता है, तो मैं श्योर नहीं, जब तक आप लोग का कंफर्म नहीं आ जाता है ना आप लोग का एडमिट कार्ड, तब तक मैं कुछ श्योर नहीं बोलूँगी। क्योंकि देखिए आप लोग का टाइम वेस्ट होता है, फेक वीडियो बनने के कारण आप लोग उतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो देखिए आप लोग का जहाँ तक अभी कंफर्म नोटिस नहीं आई है, हाँ नोटिस आई है आपकी पीएनपी की तरफ से, जहाँ तक उम्मीद है कि आपके मार्च के थर्ड वीक से आप लोग का एग्ज़ाम फिर अब करा सकती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ एग्ज़ाम अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का ही है। तो चलिए बस आप लोग क्या करिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लीजिए रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास में आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ और आप लोगों के लिए सही है, जिनका तैयारी नहीं हुआ था उन लोगों के लिए तो बेटर है ना, तो फिर चलते हैं ना, और जिनका हो गया था वो भी रिवाइज़ कर ले, ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। किसने महत्वपूर्ण, ये तो आप सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ दे रहा है कि प्रारूप समिति, आपके ड्राफ्ट कमेटी जो है, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर ने। अगर आपसे पूछ दे कि आपका जो संविधान है, संविधान की स्थापना कब शुरू हुई थी, मतलब कब सोचा गया कि मतलब हमारी संविधान जो है अब बनेगी, ठीक है, तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 9 दिसंबर 1946 को, अच्छा अगर आप लोगों से पूछ दे कि इसमें से जो आपके अस्थाई अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसमें आपके अस्थाई अध्यक्ष थे। लेकिन वहाँ पे पूछिए अगर आप लोगों से अस्थाई अध्यक्ष, तो वहाँ पे आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये कब तक थे, तो ये 9 दिसंबर जब आपकी जो संविधान लिखी गई उसके बाद लागू होने के लिए जब स्थापना करी गई, तो 9 दिसंबर से 11 तक आपके ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वहाँ पे जब अस्थाई अध्यक्ष बनने का हुआ तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कितने दिन तक रहे थे, 9 से 11 दिन, 9 से 10 11 मतलब 3 दिन तक रहे थे, ये अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आप लोगों से पूछ दे कि हमारा जो संविधान है कितने दिन में लागू हुआ था, हमारा संविधान जो है सिर्फ हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो ये बात सही है कि आपकी जो प्रतिलिपियां हैं हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मिक्स है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी जो है, हमारी जो संविधान है हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे थे, तो आपके संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और आपके 18 दिन लगे थे, ठीक है। 18 दिन आपके कितने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपके संविधान को बनने में लगा था, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछ दे कि कब आप लोग का कंप्लीट हो गया था, तो 26 नवंबर आपके 1949 को ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और लागू कब हुआ, तो आप 26 जनवरी जो आप लोग गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आप लोग का, 26 जनवरी आपके गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को आपका जो है ये लागू हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लीजिए ना कि आप लोग के लिए यहाँ से ना कम से कम 2 से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का क्लियर हुआ। अगर आपके संविधान के बारे में, अगर आपसे संविधान के बारे में कोई भी टॉपिक अगर आ रहा है तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही समझ लीजिए यहाँ एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब जितना ऊपर से बताते हैं आप लोगों को ना, बहुत ही नॉलेजफुल आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते चलेगा। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके मौलिक अधिकार, देखिए हम ज़्यादा आज डीपली नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है। और यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार ही मैं जितना मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा चुकी हूँ ना, आप लोग पिछली वीडियो में देख लेंगे तो सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 6 आपके कुल मौलिक अधिकार मिले, ठीक है। हमारा जो अधिकार है 6 मौलिक अधिकार कुल 6 मिले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, हमारी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में हमारी
क्या है हमारा 21A शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हमारी समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा का अधिकार किस में शामिल है? तो समवर्ती सूची में। किस में? तो 21A में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 को, अभी आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपके 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपके राज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में आपके एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर आपके सदन बनाते हैं। चलिए, दे रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो देखिए पंचायती राज जो आपका अनुच्छेद है तो 243, भाग आपका कौन सा है? तो भाग 9 है। कौन सा है? भाग 9 में। और ये जो है आपके 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में हमारा संविधान संशोधन और लागू कब हुआ था? तो आपके याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993। ठीक है, क्या आप लोग याद रखेंगे? पंचायती राज व्यवस्था से अगर कोई भी एक भी टॉपिक अगर आपसे पूछ ले तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके 243 में वर्णित है। और 73वें संविधान संशोधन भाग कौन सा है? तो आपके भाग 9 में। और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सॉरी, आपका संविधान का भाग जो है आपके अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, 51A जो है आपके नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए 21 और आपके 51A ये दोनों आपके मौलिक अधिकार में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके BEP क्या है? BEP क्या है? हम लोग देखिए, ये भी आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे PYQ हैं। BEP व्यवस्थित शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों को समयाग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया जाता है। BEP क्या होता है? व्यवस्थित शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समयाग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु कार्य किया जाता है। वुड के घोषणा पत्र पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वुड के घोषणा पत्र पर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना एवं इस भारतीयों के लिए सुलभ बनाने पर बल दिया गया था। इससे देसी शिक्षा के विकास में भी योगदान मिला था। आपके वुड के घोषणा पत्र 2023 में क्वेश्चन आया था, इसलिए रिवाइज करते चलिएगा। एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जसवंत सिंह कमेटी का क्या आयाम है? ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है। जसवंत सिंह कमेटी का आयाम है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों एवं दूसरे शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित कर सके। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आरंभिक शिक्षा से क्या आशय है? 2023 में ये क्वेश्चन है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आरंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्ण रूप से मुफ्त एवं अनिवार्य आरंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा निदान एवं शिक्षण निदान से क्या आशय है? ये भी आपके 2023 का क्वेश्चन है और आपके राजन सीरीज से है। ठीक है, शिक्षा निदान, इससे विद्यार्थियों को ज्ञान व समझ के स्तर पर परीक्षण किया जाता है। शिक्षण निदान होता है कि इसमें शिक्षकों को छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है शिक्षा निदान और शिक्षण निदान। शिक्षा निदान इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ के स्तर की परीक्षण किया जाएगा और शिक्षण निदान जो होता है इसमें शिक्षकों की छात्रों की कमजोरी को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, कोठारी आयोग क्या होता है? तो कोठारी आयोग की नियुक्ति मुख्य उद्देश्य क्या था? 2022 और 2023 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों से संबंधित सिद्धांत व नीतियां बनाना आपके कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंधित सिद्धांत व नीतियां बनाना। DEP क्या है? तो DEP परियोजना का कार्य क्या है? तो DEP जो है प्राथमिक शिक्षा का विकास करना और विद्यालयों में बच्चों के ठहराव दर को बढ़ाना है। ठीक है, ये है क्या? तो आपके डिस्ट्रिक्ट आपकी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है प्लान। ठीक है, इसका कार्य क्या है? जिला शिक्षा, आपके यहाँ पे लिखा नहीं रहा है प्लान। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या है? आपके जिला शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका क्या है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान आपकी जिला शिक्षा
योजना को बढ़ावा देने के लिए आपकी जिला शिक्षा योजना जो है आपके प्राथमिक और आपके माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DEP परियोजना का कार्य है। तो प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, विद्यालयों में बच्चों की ठहराव दर के बात को बढ़ाना, ठीक है। PM पोस्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए PM सेवायुक्त शिक्षकों का, PM नहीं है यार, ये PEM है, ठीक है। ये PM, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड में देखती हूँ क्या है ये। देखिए ये होता क्या है, PM नहीं है, इसे ये आपके DLED में जो पूछा है इसे बोला जाता है P मोस्ट। क्या बोला जाता है? P मोस्ट कार्यक्रम दिया है, ठीक है। इसे जो बोल रहा है ना, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, हाँ ये देखिए P मोस्ट होता है, ठीक है, ये मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक सेकेंड, P मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए, बोल रहा है आपसे P मोस्ट, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, P मोस्ट। इसे क्या बोला जाता है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। और ये भी आपके 2023 में ये फुल फॉर्म पूछ के आया है। सोचिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी अपनी तरफ से एक भी आपको रिवाइज नहीं करा रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय समुदाय कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? 2023 में ये भी है। तो विद्यालय समुदाय कार्यक्रम का अर्थ होता है विद्यालय की ओर अनुभव कराने वाले सामुदायिक कार्य एवं कार्यक्रम जिससे छात्र विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्राथमिक विद्यालय का सचिव कौन होता है? तो आपके प्रधानाध्यापक होते हैं। कौन होते हैं? प्राथमिक में आपके प्रधानाध्यापक होते हैं। देखिए CRC नहीं है, ये भी आपके टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इस पर CRC नहीं लिखा था, आपके लिखा था BRC। तो यहाँ पे BRC, यहाँ पे दे भी दिया है कि ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था। अच्छा एक चीज़ आप लोगों से मान लीजिए पूछ दे कि ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और आपके एक होता है जिला स्तर, ठीक है। यह आपके DLED का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि ग्राम पंचायत, तो देखिए ग्राम पंचायत जो होता है ये गांव के स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। पंचायत जो होता है आपके ब्लॉक होता है, जिला परिषद होता है, ब्लॉक जो होता है आपके ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक स्तर पे आते हैं, आपका पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे काम करता है। और जिला स्तर पूछेगा तो पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट जितने भी जिला स्तर में आते हैं वो सारे आपके जिला स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। पंचायत समिति आपके जो होता है आपके ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है, जिला स्तर के जिला पे कार्य करता है, और ग्राम पंचायत आपकी गांव में कार्य करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे तो BRC का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और यहाँ पे पूछा था ना, ये यहाँ पे कट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पूछा था आप लोग के डाइट का पूरा नाम क्या है? तो जिला शिक्षा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए डाइट दिया था, डाइट का पूरा नाम क्या है, ठीक है, पूरा नाम। तो यहाँ पे होगा सॉरी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि डाइट का पूरा नाम क्या है तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके डाइट के पूरा नाम है। और ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और BRC का पूरा नाम पूछा था तो आप बोलेंगे कि ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा सॉरी, अगर आप लोगों से पूछे देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लिखा है NPRC, ठीक है। यहाँ पे दिया था NPRC, ठीक है। NPRC का पूरा नाम क्या है? NPRC का पूरा नाम है न्याय पंचायत, आपके न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्या हो जाएगा? सॉरी आप लोगों से थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए आप लोग सॉरी करिएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछे कि NPRC का पूरा फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है NPRC का, तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्या हो जाएगा? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछा है ना कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जो होता है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है। क्या करता है? तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार करता है। यहाँ पे आप लोग को दिया भी है कि NPRC का पूरा नाम क्या है, तो आपके न्याय पंचायत संसाधन केंद्र ये प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु निम्नलिखित
प्रयास किए गए कौन कौन से हैं, तो एक आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत की गई है, जिसे बोला जाता है सर्व शिक्षा अभियान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आपके मिड डे मील शुरू की गई थी। और आपके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। और आपके सरकारी और निजी साझेदारी, जिसे बोला जाता है PPP के माध्यम से शिक्षा का विस्तार किया गया है। और हाँ, यहाँ तक। और आप अगर आपसे पूछे कि बुनियादी शिक्षा भी, तो बुनियादी शिक्षा भी आपके, एक सेकेंड, बुनियादी शिक्षा भी आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए ही किया गया। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, बुनियादी शिक्षा किसने दिया है, तो आपके महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने आपके बुनियादी शिक्षा को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में प्राथमिक शिक्षा का विकास हेतु कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए गए, यह 2020 का क्वेश्चन है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे बोला जाता है DPEP, अभी हम आपको ऊपर इसके बारे में पूरा फुल फॉर्म आपको बताया है, तो इसे बोला जाता है DPEP, जिसे बोला जाता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे बोला जाता है NLM, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ये भी आप लोगों को पता है, और महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम। ये सारे आपके क्या हुए, आपके जो आपके 1992 में जितने भी आपके कार्यक्रम लागू किए गए थे शिक्षा, वो सारे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, और आपकी महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को बढ़ावा दिया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई, जिसमें थे आपके एक, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे बोला जाता है, एक सेकेंड, एक आपका आया था, ये 1992 का नहीं है, लेकिन आप लोग ये याद करिएगा, एक आया था आपका कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, आपके कस्तूरबा गांधी योजना। ये आपको पता है कब लागू किया गया था, या आप याद रखिएगा 2004 और 5, ठीक है। या आप लोग एक एक टॉपिक अपना डेट ऑफ बर्थ थोड़े दिन के लिए भूल जाइएगा, लेकिन इसे ना भूलिएगा, ठीक है। 2004 और 5 में ये लागू किया गया। और ये आपको पता है जितने भी आपके अनुसूचित जनजाति, चाहे जितने भी मतलब पिछड़े बच्चे थे, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता था, उनके लिए आपके लागू किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कस्तूरबा गांधी जो आपकी योजना थी कब लागू की गई थी, तो आपके 2004 से 5 तक। अच्छा, अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछ दे कि माध्यमिक शिक्षा जो हमारी थी, माध्यमिक शिक्षा कब लागू की गई थी और किसने लागू किया था, माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपके DLED का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। माध्यमिक शिक्षा के आयोग, आपके जो आयोग के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण मुदली, और इसे इनको बोला जाता था, मतलब वैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार आयोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग याद करिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार आयोग, ठीक है। और इन्होंने कब लागू किया था, तो इसकी जो नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 23 सितंबर, और यहाँ पे लिख देना, ठीक है, 1992। एक सेकेंड में यहाँ पे हटा के देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग। अगर आप लोगों से पूछे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे आपके शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके मुदालियार आयोग, इसीलिए इसको मुदालियार आयोग भी बोला जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम था आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ठीक है। और इनकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1900 आपके 52 में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दे एक और चीज़, NCET क्या होता है, NCET, और इसकी जो सॉरी स्थापना कब हुई थी, तो NCET होता है जो आपके NCTE, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, ठीक है। और ये मतलब इसका मतलब ये लागू कब हुआ था, तो आप 17 अगस्त देखिएगा, 17 अगस्त और 1995 में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, अगर आपसे पूछे कि एनसीईटी जो है क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद है, और ये कब लागू हुआ था, तो आपके 17 अगस्त 1995 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूलों। हाँ, ये तो आप लोग का क्लियर हुआ ना कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई, स्कूलों में बुनियादी ढांचाओं का सुधार हुआ। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कौन से महत्वपूर्ण नियम लिए गए थे, तो आरंभिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास किया गया, और उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ, और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु नई योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1993 में प्राथमिक शिक्षा हेतु कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई, तो सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीपी लागू हुआ। महिला शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु विशेष विद्यालय खोले गए, और आपके शिक्षकों को प्रशिक्षण गुणवत्ता को सुधारने हेतु विशेष कार्यक्रम लागू किए गए। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर क्या नीतियां बनाई गई थी, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। तो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया, शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया, शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने हेतु इन सर्विस ट्रेनिंग कार्यक्रम लागू की गई, और शिक्षकों को नई शिक्षा तकनीकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। देखिए, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और आपका ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आप लोग एक एक टॉपिक देखिए, अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे ना, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, और मुझे पता है कि आप लोग देखिए हर जगह से पढ़ते हैं, तो आप लोग का ये क्लियर होगा। ठीक है, बस आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है आप लोग का जो भी बेस है वो मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी, यूजीसी और एसीटीई, एनसीटीई आदि संस्थानों की भूमिका क्या है, तो एनसीईआरटी जो है आपके स्कूल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतियों का विकास करता है। यूजीसी क्या है, तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों के विकास एवं अनुदान देने का कार्य करता है। आपका एआईसीटी क्या है, तो आपके तकनीक एवं प्रबंधन शिक्षा के नियमन हेतु कार्य करता है। क्या करता है, एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण संबंधित पद्धतियों का विकास करता है। यूजीसी क्या है, तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों के विकास एवं अनुदान देने का कार्य करता है। एआईसीटी क्या है, तो तकनीक एवं प्रबंधन शिक्षा के नियमन हेतु कार्य करता है। और एनसीटीई क्या है, तो शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है। अभी आप लोगों से हम बताएं एनसीटीई की स्थापना आपके कब हुआ, तो 17 अगस्त आपके 1995 में हुआ था। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एनसीईटी का पूरा नाम है शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा के विकास हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीई एक्ट 2009, ये सारे आपके लड़कियों के लिए जो भी शिक्षा लागू किए गए थे। सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि शौचालय और छात्रवृत्ति आदि, ये सारे आपके लागू किए गए थे। गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार किए, तो इन्होंने क्या किया, बुनियादी शिक्षा जिसे बोला जाता है नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। इसे नई तालीम के नाम से, अगर आप लोगों से पूछे कि नई तालीम क्या है, नई तालीम के नाम से ही बुनियादी शिक्षा को जाना जाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को व्यावसायिक कार्यों में जोड़ने पर बल दिया। इन्होंने क्या कहा ना कि मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है व्यावसायिक कार्यों में इसलिए जोड़ा कि उनका मानना ये था कि जो बच्चे आपके भीख मांग रहे हैं, कहीं जाके कुछ कर रहे हैं, तो इनका ये था कि जो इन्होंने हस्तकला जो इन्होंने लागू करा था, इनका मानना ये था कि अगर बच्चे जो भी है मतलब अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो अब पहले वो कुछ कर लेगा, अगर उसके हाथ में कला है तो कुछ कर लेगा, तो किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी ना, तो खुद करके कमा के ना पढ़ाई करेगा। तो इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा को व्यवसायिक कार्यों से जोड़ने पर भी बल दिया था। ठीक है, तो इसमें जो था ना, वेट इन्होंने हस्तकला को भी वहाँ पे बल दिया था। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की वकालत भी इन्होंने करी थी। इनका मानना था कि मतलब हमारी जो मातृभाषा है उसे नहीं हटना चाहिए। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बच्चा हो चाहे कोई भी मतलब कहीं से भी कोई भी है, तो बिना अपने इन्वायरमेंट से सीखे वो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता है। ठीक है, बिना हम लोग किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं पहले हमारी मातृभाषा ही काम आती है। ठीक है, हम अपनी मातृभाषा में ही कुछ समझ सकते हैं। हम लोग बच्चे से बड़े नहीं हो गए, हम लोग स्टार्टिंग से ही नहीं अदर स्टेट की लैंग्वेज समझने लगे, हम लोग को समझने में टाइम लगा। और अभी आप लोग किसी और अदर स्टेट में जाइए, किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है, किसी की तमिल कन्नड़, जरूरी तो नहीं हम लोग को हर लैंग्वेज आए, तो हमारी मातृभाषा जो होती है वह हमें समझने में मदद करती है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की वकालत भी करी थी।
और शिक्षा के को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में निर्देश कार्य किया। हस्तशिल्प कला जो इन्होंने लागू किया था, इसी के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा हंटर आयोग आपके 82 में जो आया था क्या था? तो हंटर आयोग का गठन आपके 82 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यक्रम में किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? यह आयोग सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया, इसीलिए इसे हंटर आयोग कहा जाता है। हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिक विस्तार किया जाए और इसे जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए। स्थानीय निकायों की भागीदारी। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं को देने की सिफारिश करी थी। माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस आयोग ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयासों की सिफारिशें की थी। शिक्षकों को वेतन जो है, शिक्षकों का वेतन और प्रशिक्षण जो था, तो प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में सुधार और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष संस्थान स्थापित करने की बात कही गई थी। अच्छा, इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े थे ये भी देख लीजिए। तो हंटर आयोग का प्रभाव जो था, इस आयोग की सिफारिशों के बाद स्थानीय निकायों के शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अधिकार दिए गए। महिला शिक्षा को पहली बार औपचारिक रूप से सरकारों में एजेंट बनने में शामिल किया गया था, मतलब पहली बार हंटर आयोग के जो प्रभाव पड़े थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को निजी हाथों में अधिक सौंप दिया और जिससे मिशनरी और निजी विद्यालयों को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है, इसका निष्कर्ष ये निकला था कि हंटर आयोग ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आयोग ने उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जिससे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो सके थे। तो अगर आप लोगों से पूछे कि हंटर आयोग क्या था, हंटर आयोग के बारे में कुछ भी अगर पूछे तो बता ले जाएंगे ना, पीछे भी करके आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा पर क्या सुधार किए थे? तो लॉर्ड कर्जन ने आपकी 1899 और आपके 1905 में भारतीय में शिक्षा सुधारों पर विशेष ध्यान दिया था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके सुधार जो थे निम्नलिखित थे। क्या क्या थे ये भी देख लीजिए। तो शिक्षा आयोग 1902 की स्थापना। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सुधारों पर सुझाव दिए गए थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 की शिक्षा आयोग की स्थापना जो कर रहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा के सुधारों पर सुझाव दिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए और अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया। प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। ठीक है, विद्यालयों की निगरानी हुई। प्राथमिक विद्यालयों के नियमित जांच और अनुदान व्यवस्था की गई। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई। शिक्षा का प्रसार जो था, अधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोले गए ताकि शिक्षा सभी तक पहुंच सके। लॉर्ड कर्जन ने इन सुधारों से प्राथमिक शिक्षा में प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधार हुए, लेकिन उनके कठोर नियमों की आलोचना भी हुई क्योंकि वे ब्रिटिश हितों के अधिक महत्व देते थे। और इन्हीं का जो हमारा बंगाल विभाजन है ना, लॉर्ड कर्जन की वजह से ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 1905 में। यह याद रखिएगा आप लोग, हमारा जो बंगाल विभाजन हुआ था, मुख्य कारण आपके लॉर्ड कर्जन ही थे, कोई और नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लास बढ़िया लगा हो। अगर हाँ सच में क्लास बढ़िया लगे ना, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। हाँ, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और हाँ, अगर सच में बढ़िया लगे तो अरे अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।